हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम आपके क्रिया के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद रहते हैं। इसके दो भेद रहते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक आपका प्रयोग के आधार पर। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका कर्म के आधार पर पढ़ेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि कर्म क्रिया क्या होती है और आपकी अकर्म क्रिया क्या होती है। एग्जाम के पर्पज से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, कर्म क्रिया तथा कर्म क्रिया। ये जो आपकी वीडियो रहेगी ये आपका पार्ट लेक्चर 1 रहेगा। इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। एक लेक्चर में हम ये वाला करेंगे एंड सेकंड लेक्चर के अंदर हम आपका प्रयोग के आधार पर कंप्लीट करेंगे। अब होता ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बोरिंग सा लगता है टॉपिक और वो पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हैं। इसी कारण से इस जो वीडियो रहेगी इसको 2 पार्ट्स में हम लेके आएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्रिया के भेद क्या रहते हैं या फिर क्रिया होती क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले कि क्रिया के भेद कितने रहते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं मोटा मोटा सा कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्रिया के कितने भेद है तो दो बताने हैं हमें। कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका कर्म के आधार पर और दूसरा होता है आपका प्रयोग के आधार पर। आज जो हम बात करेंगे वो है आपका कर्म के आधार पर कि क्रिया के कितने भेद हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा तब भी कितने रहेंगे आपके, आंसर कितने आएगा आपका 2। क्वेश्चन क्या बना फिर से सुन लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कितने हुए आपके भेद, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, एक होता है आपका कर्म क्रिया और दूसरा होता है आपका अकर्म क्रिया। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कर्म क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्वेश्चन बना यहाँ से भी आंसर कितने आया हमारे पास, 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका एकर्म क्रिया और दूसरा होता है आपका द्विकर्म क्रिया। हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कर्म क्रिया क्या होती है और अकर्म क्रिया क्या होती है आज के लेक्चर में। इससे पहले इनके जो भेद हैं इनको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि क्रिया एक्चुअल में है क्या आपकी। तो सबसे पहले क्रिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्रिया मतलब कार्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिया का मतलब क्या है कि कोई कार्य किस प्रकार से हुआ है, ये उसी को बताता है। देखो, किसी कार्य के होने या फिर करने के बारे में हमें क्या होता हो, बोध होता हो। क्या मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है तो आपने ये ध्यान में रखना है। किसी कार्य के होने या फिर करने के बारे में हमें क्या पता चलता हो कि कोई कार्य हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें कहाँ से पता चलता है, क्रिया से कि काम क्या हुआ है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो खाता हूँ, ये आपका क्या है, क्रिया है, यानी कि खाने के बारे में बताई जा रही है बात आपको। मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना, खाने को देख नहीं रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। या देखना, खाना, पीना जो भी है आपके वो सारे के सारे क्या है, कार्य, कि कार्य क्या हो रहा है, यानी कि उसको बताएगा। तो क्रिया यानी कि कार्य से याद रखने की, कार्य क्या हुआ है वो बताया जाएगा आपका क्रिया के अंदर। बस सिंपल सा है। डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती है, आपने डायरेक्ट याद रखना कि क्रिया क्या है, जहाँ से हमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता हो या फिर बोध होता हो। अब देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि क्रिया में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। तो क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट पे आपका आया कि क्रिया के बिना कभी भी वाक्य पूरा नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं वह है, सिर्फ इतना बोल दूंगा कि क्रिया क्या है इसमें। देखिए, क्रिया है क्या कोई, यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं आई है, तो क्रिया के बिना क्या है, ये आपका अधूरा सा रहेगा। जैसे वह स्कूल है। अब देखिए, ये वह स्कूल है, यहाँ पे इंडिकेट करता है आपकी सहायक क्रियाएं आती हैं। अगर मैं ये भी नहीं लगाऊंगा तो वह स्कूल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि क्या है। या फिर मुझे लिखना पड़ेगा वह स्कूल है, इस प्रकार से आपकी सहायक क्रियाओं के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा है, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा जाता है। जैसे वह मोहन है, सोहन है, या फिर मुझे बताना पड़ेगा ना, या फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगी कोई क्रिया कि वह जाता है। तो यानी कि क्रिया मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर जब मैं किसी का नाम लिखूंगा कि वह मोहन है तो अब ये आपकी सहायक क्रिया होगी, और सहायक क्रिया है और ये इसको सहायता कर रही है बोलने में, जाता है। ठीक है, मोहन खाना खाता है, तो खाता है यानी कि कार्य बताया जा रहा है कि कार्य क्या हुआ है। मोहन खाना खाता है या फिर उसने लेके आया है खाना, बताना पड़ेगा। जैसे मोहन खाना, अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या है, मोहन खाना है, ये बिल्कुल भी अधूरा बनेगा। मोहन खाता खाना लाता है या फिर खाता है, इस प्रकार से यह खरीदता है, ये सारे के सारे क्या होंगे आपकी, कोई ना कोई मुझे क्रिया पुट करनी पड़ेगी। तो यानी कि मीनिंग क्या निकल के आया, क्रिया के बिना वाक्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट। सेकंड में आपका आता है क्रियाएं एक या अधिक शब्दों से मिलकर हो सकती हैं। अब देखिए, भाव क्या है बोलने का कि क्रियाएं क्या होती हैं,
एक शब्द या फिर अनेक शब्दों से क्या हो सकती हैं, मिलकर बनी हो सकती हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, जैसे चले गए। अब देखिए चले गए, अब ये शब्द क्या है, आपकी क्रियाएं एक या अधिक शब्दों से मिलकर बनी हैं। एक शब्द आपका ये वाला आया है, दूसरा शब्द ये वाला है, इन दोनों से मिलकर बनी है आपकी ये क्रिया। तो ये ध्यान में रखना कि क्रियाएं क्या होती हैं, दो शब्दों से मिलकर भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका, क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए ये विकारी, हाँ देखिए विकारी शब्द है आपका क्रिया। क्रिया कौन सा शब्द होगा आपका, विकारी शब्द है। अब विकारी शब्दों में जरा मुझे बताइए, हमने शब्द रचना में पढ़ा था प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक आपका विकारी। तो विकारी शब्दों में हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं, विकारी। तो विकारी शब्दों की डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि जिन शब्दों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन इन द सेंस आपके, जब हम लिंग, वचन या फिर कारक में कुछ परिवर्तन लाते हैं जिस कारण से हमारी क्या हो जाए, क्रिया भी परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, विकारी शब्द। अब देखिए जैसे मैंने बोला राम स्कूल जाता है। अब देखिए मैं इसमें जरा लिंग परिवर्तन करता हूँ, यानी कि लिखा है ना लिंग परिवर्तन, राम की जगह पे मैं सीता लिख देता हूँ, लिंग परिवर्तन किया। तो देखिए सीता स्कूल सेम रहा, किंतु यहाँ पे जाता है नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सीता स्कूल जाती है। तो कहीं ना कहीं क्रिया में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, विकारी शब्द। जब क्रिया में परिवर्तन होता है या फिर लिंग के कारण होगा, वचन यानी कि एक वचन बहुवचन में, जैसे राम की जगह पे मैं लिख दूं बे स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है, या फिर बे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या हुआ, वचन परिवर्तन के कारण भी क्या हुआ, क्रिया आपकी चेंजेस आ जाती है। तो यानी कि इन तीनों का सेंस क्या निकल के आया, पहले में आया कि क्रिया के बिना कभी भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। दूसरा कि क्रियाएं दो शब्दों से मिलकर भी हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे आया कि क्रियाएं आपकी विकारी शब्द होती हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो क्रियाएं आपका विकारी शब्द है, तो इस बात का ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ये क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। जरा आगे देखते हैं कि अब देखिए जो आपकी क्रियाएं हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है। यानी कि मूल रूप को क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। यानी कि जो क्रिया है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, धातु से हुई है। तो धातु याद रखना है आपने। धातु के कितने भेद होंगे, चार भेद होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। धातुओं के कितने भेद, कभी एग्जाम में पूछा जाए कितने भेद रहेंगे, तो चार भेद होते हैं। पहला है सामान्य धातुएं। सामान्य धातुएं क्या होती हैं, ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या लगा हो, ना प्रत्यय लगा हो। क्या लगेगा, ना प्रत्यय लगेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सामान्य धातुएं। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, वो सारे आ जाएंगे आपके। अब व्युत्पन्न धातुएं क्या होती हैं, अब सामान्य धातुओं में कोई भी प्रत्यय लगा दो, यहाँ पे याद रखना सामान्य धातुओं में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ना प्रत्यय। यहाँ पे कोई भी प्रत्यय लगा दो, कोई भी प्रत्यय लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्युत्पन्न धातु होती है। जैसे यही वाला ना प्रत्यय भी लग सकता है, या न प्रत्यय भी लिख सकता है, या फिर बाना, लिखवाना, आया, लिखाया, ये क्या है आपकी, कोई भी प्रत्यय लगाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी व्युत्पन्न धातुएं होती हैं। तो बस इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, एक्चुअल में होती क्या है। बड़ा ही रेयर क्वेश्चन बनता है आपका, बट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सामान्य धातुओं में ना प्रत्यय, व्युत्पन्न धातुओं में कोई भी प्रत्यय लग जाएगा। नाम धातुएं क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके नाम धातु क्रिया भी होती है। नाम धातु क्रिया भी होती है, एंड आपकी नाम धातु एक धातु भी है। अब देखिए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया जाएगा। किसमें प्रत्यय लगाया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम और सिर्फ विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाएगा, आपका नाम धातु बनता है। यानी कि गिरना, गिरना से क्या बना, गिरवाना, लड़ना से क्या बना, लड़वाना, उठना से क्या बना आपका, उठवाना, जगना से क्या बना, जगाना, दोहरा से क्या बनेगा, दोहराना। ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, जिनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाएगा, आपका धातुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा मिश्र धातुएं भी होती हैं। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद कोई भी शब्द ऐड कर देंगे, जैसे लेना, लगना, होना, आना आदि लगा दिया जाता है, तो ये क्या होंगे, आपके मिश्र धातुएं कहलाई जाती हैं। किसके बाद लगाए जाएंगे ये शब्द, आपके संज्ञा के बाद, विशेषण के बाद या क्रिया विशेषण के बाद
ये शब्द लगाए जाते हैं कौन से? लेना, लगना, होना, आना आदि, इनको बोला जाता है मिश्र धातु में। जैसे आप कपड़े धो लेना, आप कपड़े धो लेना, तो धो क्या है आपका? धोना, यानी कि एक प्रकार से क्या है? क्रिया है। लेना एक और क्रिया ही है, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ आ गई है ना, यानी कि कहीं ना कहीं दो धातु में एक साथ आई हैं। इसी प्रकार से इसको क्या बोला जाएगा? मिश्र धातु में। ठीक है, मिश्र धातु बोला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। अब देखिए हमने आपका मोटा मोटा ये देखा आपका कि क्रिया क्या है, आपकी क्रिया क्या होगी, क्या कार्य करती है, यानी कि कार्य के बारे में हमें बताती है कि क्या कार्य किया जा रहा है। इसके बाद हमने धातु के बारे में जाना कि धातु में क्या होती है। धातु में आपकी 4 प्रकार की होती हैं। नाम धातु क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। धातु में आपने सिर्फ ये जो 4 टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन ही पढ़नी है, परिभाषा पढ़नी है कि क्या परिभाषा रहती है इनकी। परिभाषा से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। अब इसके जरा भेद जान लेते हैं कि भेद कितने हैं आपके क्रिया के। तो इसके क्रिया के कितने भेद हैं आपके? 2 भेद होते हैं आपके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये कितने भेद रहेंगे आपके? 2 भेद रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका भेद है आपका कर्म के आधार पर, नंबर 2 पे आपका प्रयोग के आधार पर। आज जो हम बात करेंगे आपका कर्म के आधार पर, कि कर्म के आधार पर हमारे पास यानी कि देखेंगे कि क्रिया के बाद कर्म आएगा या फिर नहीं आएगा, उसी को बोलेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया। अच्छा एक और बात, थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा आपके दोनों एग्जाम के लिए। ये आपका चाहे इंग्लिश का हो चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपका हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी से आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे ना, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको दिखाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, इसी को कर्म बोलते हैं हिंदी में, कि किस क्रिया के बाद मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और किस क्रिया के बाद मुझे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, यानी कि आपकी वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको यहीं पे बता दूंगा कि क्या चीज़ें रहेंगी। तो यानी कि कर्म के आधार पर देखेंगे कि कर्म आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कर्म की जो कैटेगरी है उसको देखेंगे कि कौन सा आपका कर्म आएगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद रहेंगे? 2 भेद रहेंगे आपका। पहला है आपका कर्म क्रिया, नंबर 2 पे आपका अकर्म क्रिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कर्म क्रिया यानी कि इसको बोलेंगे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इंग्लिश में भी आपका आता है, क्योंकि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, बिल्कुल इजी है। हिंदी में समझाओगे तो इंग्लिश में भी आप समझाओगे। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव क्यों इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि आगे प्रीपोजिशंस लगेगी या फिर आपकी नहीं लगेगी। तो ये ध्यान में रखना, मैं आपको बताऊंगा कि कब प्रीपोजिशन लगेगी और कब आपकी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव इसको बोलेंगे, इंट्रांजिटिव इसको बोलेंगे। क्लियर है? कर्म क्रिया एंड अकर्म क्रिया। कर्म क्रिया के भी आगे कितने भेद हैं आपके? 2 भेद हैं। पहला है एक कर्म क्रिया, दूसरा है आपका द्विकर्म क्रिया। ये 2 भेद होते हैं आपके कर्म क्रिया के। अब इन्हीं को हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या चीजें रहती हैं। तो कर्म क्रिया अभी मैंने बोला आपका कर्म के आधार पर जान रहे हैं कि कर्म आएगा या फिर नहीं आएगा। तो कर्म क्रिया को मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए कर्म क्रिया, नाम में ही लिखा है कर्म, तो जिनके साथ क्या आ जाए? कर्म आए। जिनके साथ क्या आ जाए? कर्म आए। किनके साथ कर्म आए? तो क्रिया के साथ। क्रिया के साथ क्या आ जाए? कर्म आ जाए। क्रिया के साथ जब भी कर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे? कर्म क्रिया। जैसे अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल देता हूं यहाँ पे। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ लिखा हो? वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे, यानी कि वर्ब के चिपक कर, यानी कि वर्ब के साथ आ जाए आपका क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई कर्म आपका आ जाना चाहिए, उसको बोलेंगे कर्म क्रिया। क्लियर है इतनी बात? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रखी जाती है, यानी कि कर्म आएगा ही आएगा ऐसी, उसे हम कर्म क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, आई होप आपको भी क्लियर हुई हो। अब देखिए शीला ने सेब खाया। अच्छा एक और बात यहां से कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कर्म क्रिया है या कर्म क्रिया है? बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है।
कि मुझे ऐसे यहाँ पे क्या पता चलेगा कि आपकी यहाँ पे कर्म आया है या फिर नहीं आया है। तो देखिए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे आपका हिंदी में हो, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा याद रखना, दो वर्ड का सहारा लेना है आपने, एक क्या और किसको से। हिंदी में बोलेंगे व्हाट एंड आपका यहाँ पे बोलेंगे होम, ठीक है, WHOM, क्या एंड किसको। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन करना है, किससे करना है क्वेश्चन, हमेशा क्रिया से करना है। क्वेश्चन करना है किससे करना है, क्रिया से करना है। अब देखिए, शीला ने सेब खाया, तो शीला ने क्या खाया, तो आंसर मिलेगा आपको सेब खाया ना, तो सेब यहाँ पे क्या है, आपका कर्म है। तो देखिए, क्या और किसको से आंसर आ जाए तो कर्म क्रिया, डायरेक्ट याद रखना, इस कर्म क्रिया के लिए क्या आएगा आपका, क्या और किसको से अगर आंसर आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म क्रिया। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर डायरेक्ट हम कर्म देखने लगे तो वो कई बार गलत भी हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए क्वेश्चन ध्यान में रखना है, किससे क्वेश्चन करना है, क्या और किसको से, दोनों में बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, इस प्रकार से एक सेंटेंस लिखा गया, ही राइट्स अ लेटर। तो देखो, ही ना, उसने पत्र लिखा, उसने ही राइट्स है ना, तो उसने क्या लिखा, वर्ब है ना आपकी, राइट्स लिखना, तो ये वर्ब हुई, तो उसने क्या लिखा, तो आंसर आएगा आपका अ लेटर, पत्र लिखा। अब देखो, इसके तुरंत बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होती तो यहाँ पे बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाता। तो याद रखना, कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। जब बट या होम से क्वेश्चन आ जाए तो बीच में मुझे कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना। अगर मैं यहाँ पे ही राइट्स टू लिख दूंगा वो गलत है, या इन लिख दूंगा वो गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन एरर हो जाएगी। तो प्रीपोजिशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव के ऊपर, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो कर्म क्रिया और आपकी अकर्म क्रिया के ऊपर। तो ट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी आपका क्या लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, आपकी हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब में लगती है। मैं एग्जांपल आपको आगे बताता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब में किस प्रकार से आपकी प्रीपोजिशन लगती है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में, जैसे मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो पानी यहाँ पे क्या आ गया, किससे आंसर आया, क्या से आंसर आ गया ना आपका, तो क्या से आंसर आया है, तो यानी कि कौन सी क्रिया हो गई आपकी, कर्म क्रिया हो गई। तो ये ध्यान में रखना। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूं, वह चढ़ाई चढ़ता है, तो वो क्या चढ़ता है ना, तो वो क्या चढ़ता है, तो चढ़ाई चढ़ता है, चढ़ाई, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, यानी कि कर्म आया है यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना। जैसे मैं बोलूं कि श्याम फिल्म देख रहा है, तो श्याम क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, तो फिल्म आपका क्या हो जाएगा, कर्म क्रिया। आपने बस इसी प्रकार से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये मत देखना है लगना कि यहाँ पे कर्म कौन सा आया है, श्याम फिल्म देख रहा है। हमेशा याद रखना है, इस कर्म क्रिया के लिए क्या और किसको से आंसर पुट करना है। आंसर आ गया तो आपकी कर्म क्रिया, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपकी अकर्म क्रिया होगी, उसमें जो क्रिया दे रखी होगी। जैसे बोला जाएगा कि देखना, यहाँ पे कौन सी क्रिया है, कर्म, सॉरी, देखना कौन सी क्रिया हुई, कर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ गया मुझे क्या से या किसको से आंसर आ जाए। जैसे नीता खाना खा रही है, तो क्या खा रही है, खाना खा रही है, खाना, तो आंसर क्या आया मेरा, क्या से आया, खाना। तो ये ध्यान में रखना आपका, किस कर्म क्रिया क्या हुई, जहां से हमें क्या और किसको से आंसर आ जाए उसे कर्म क्रिया कहेंगे। आई होप आपको भी ये क्लियर हुआ हो कि ये क्या चीजें रहती हैं आपकी, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, इसके दो भेद होते हैं आपके इस कर्म क्रिया के, एक होती है आपकी अकर्म क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्म क्रिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, कितने भेद होते हैं इसके, 2 भेद होते हैं। अब इन्हीं भेदों को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि क्या चीजें रहती हैं आपकी। एक कर्म क्रिया, एक कर्म क्रिया यानी कि जहां पे क्या आया हो, एक कर्म आया हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है आपको अच्छे से। एक कर्म आया हो, एक कर्म का मतलब एक कर्म जहां पे एक कर्म आया हो। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखिए, द्विकर्मक में क्या, द्वि यानी कि दो कर्म, ऐसी क्रिया जिसमें क्या आए हो, या ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म आए हो। क्रिया एक होगी किंतु कर्म कितने आ जाएं, जिसमें दो कर्म आ जाएं। अब देखिए, मैंने अभी पीछे बोला आपको, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, आपका मोनो ट्रांजिटिव, एंड इसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव।
डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि डाई यानी कि दो। अब देखिए, एक कर्मक क्रिया में मैंने बोला क्या और किसको से आंसर आना चाहिए, क्या और आपका किसको से आंसर आना चाहिए। या तो आपका क्या से आ जाएगा या तो आपका किसको से आ जाएगा। अब देखिए, श्याम रोटी खाता है। अब एग्जाम्पल देखना पहले इसके, कि श्याम रोटी खाता है, तो श्याम क्या खाता है, रोटी खाता है। ये क्या हुआ आपका कर्म, कर्मक क्रिया हुई। कर्मक क्रिया में कौन सी क्रिया बोलेंगे, एक कर्मक क्रिया बोलेंगे। एक कर्मक क्रिया क्यों है, सिर्फ और सिर्फ किससे आंसर आया है, या तो क्या से आया है, किसको से आंसर नहीं आ रहा है कि किसको खाता है, नहीं, किसको का आंसर आ ही नहीं रहा है, कि वो क्या खाता है, आपका रोटी खाता है। ये ध्यान में रखना। विपिन किताब पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये कर्मक क्रिया हुई। कौन सी कर्मक, एक कर्मक, कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया बोलेंगे। मनीषा खाना पकाती है, तो क्या पकाती है, खाना पकाती है, क्या से आंसर आया। हरीश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। मनीषा खाना पकाती है, क्या पकाती है, खाना। आतंकी गाड़ी चलाता है, ठीक है, आतंकी गाड़ी चलाता है, क्या से आंसर आया। अब यहाँ पे मैंने किसको से कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं तुमसे या आपसे, तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, ये आपका डाई ट्रांजिटिव में चला गया, तो ये आपका डाई ट्रांजिटिव में चला गया। मैं आपको एक और देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ श्याम श्याम ने उसे मारा, श्याम ने उसे मारा, श्याम ने उसे मारा। देखिए आपका आंसर आ जाएगा मारा, यानी कि क्या मारा, क्या मारा, क्या आंसर आ रहा है कहीं से कि क्या मारा, नहीं, किसको मारा, किसको मारा, यानी कि उसे मारा, उसे, किसको से आंसर आया, उसे। तो ये भी आपकी कौन सी रहेगी, आपकी एक कर्म क्रिया रहेगी। तो ये ध्यान में रखना, किसको से आ जाए या फिर क्या से आंसर आ जाए, वो क्या रहेंगी, आपकी एक कर्म क्रिया रहती हैं। तो ये ध्यान में रखना, एक कर्म क्रिया क्या होंगी, यानी कि जहां से सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कर्म आए, या तो क्या से आंसर आएगा या तो फिर आपका किसको से आंसर आएगा, उसको बोलेंगे। अब देखिए, द्विकर्म क्रिया में मैंने बोला कि जहां पे दो कर्म आ जाएं, दो कर्म का मतलब यानी कि क्या से भी आंसर आएगा और किसको से भी आंसर आएगा, आपका क्या से भी आंसर आएगा और आपका किसको से भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए, दो कर्म होते हैं, जो पहला कर्म होगा वो आपका संजीव होता है और आपका जो दूसरा कर्म होगा वो निर्जीव होगा। अब कर्म जो संजीव होगा उसे क्या बोला जाएगा, यानी कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हिंदी में अच्छे से समझ लेना, इंग्लिश में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए, क्या और किसको, देखो क्या से जो आंसर आएगा वो हमें क्या बताएगा, आपका निर्जीव वस्तु के बारे में बताएगा, हमेशा ही क्या बताएगा, निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग के बारे में बताएगा। एंड जो किसको वाला होगा ये हमेशा ही हमें प्राणीवाचक, प्राणीवाचक यानी कि आपका संजीव, संजीव को बताएगा। कौन, किसको। जरा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, कि बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं पेन यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ। क्लियर है, ये वाला प्राणीवाचक संजीव, क्या से निर्जीव आएगा एंड किसको से आपका प्राणीवाचक। क्लियर है इतनी बात। जो संजीव होगा उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनडायरेक्ट बोलेंगे, एंड जो आपका निर्जीव होगा उसे क्या बोलेंगे, आपका प्राणीवाचक बोलेंगे। तो ये ध्यान में रखना। अब देखिए, इनका क्रम क्या रहता है, तो क्रम क्या रहेगा, पहले आपका संजीव आता है ऑब्जेक्ट, कभी भी ध्यान में रखना, उसके बाद मुझे निर्जीव लिखना है। अब दो निर्जीव लिखना है यहाँ पे। अब देखिए, मैंने बोला ना कि दो ऑब्जेक्ट आएंगे, किंतु उनका क्रम क्या है, इंग्लिश में यही क्रम पूछते हैं कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है कि इनडायरेक्ट लिखना है। तो हिंदी में भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले आपका कौन सा कर्म आएगा, कि पहले आपका कि निर्जीव आएगा कि पहले आपका संजीव आएगा। तो पहले आपका याद रखना हमेशा ही संजीव आता है, उसके बाद आपका निर्जीव आता है। इंग्लिश में इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश का जो कर्म है आपका क्रिया के पहले या बाद में, तो वो आता है आपका पहले इनडायरेक्ट, और उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये ध्यान में रखना हमेशा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जैसे
पहले आया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इसके बाद आया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इनडायरेक्ट आपका यानी कि संजीव होगा एंड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, निर्जीव कोई वस्तु होगी, उसके बारे में बता रहा होगा। अब संजीव जो होगा इसी को तो हम क्या बोलते हैं, किससे आंसर आएगा संजीव का, सॉरी किसको से आंसर आएगा, और आपका निर्जीव का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या से। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे हिंदी में भी देता हूँ, आपको इंग्लिश में भी देता हूँ। जैसे आई, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है ना, आई लव यू, इस प्रकार से मैंने इंग्लिश में लिखा ना, मैं प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ ना, यहाँ से लव, लव आपकी तो क्या है ना, प्यार करना, क्या प्यार करना, किसको प्यार करना, तो यू है ना, किसको से आंसर आ गया आपका ये वाला। अब मैं जरा इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो क्या से आंसर आया आपका ये वाला, प्यार करता हूँ, प्यार करना, किसको करता हूँ, आपसे, तो पहले क्या है आपका संजीव आया, आपसे है ना, आपसे यानी कि आप संजीव हैं, यानी कि आप लिविंग हैं, इसलिए पहले क्या है आपका संजीव आया, उसके बाद आपका क्या आया है यहाँ पे निर्जीव आया है। तो यानी कि पहले मेरा यहाँ पे क्या लिखा गया है आपका, आपका इनडायरेक्ट लिखा गया, फिर डायरेक्ट लिखा गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा दोनों को बताता हूँ एक साथ, किस प्रकार से आएगा आपको इंग्लिश के अंदर। द मैन गेव, GAOVE, द मैन गेव, जैसे हिज, द मैन गेव हिज वाइफ, या फिर नेकलेस बोल दूँ मैं यहाँ पे, नेकलेस, जैसे मैं यहाँ पे बना नहीं ये वाला, GAOVE, द मैन गेव हिज वाइफ अ नेकलेस, कुछ दे रहा है ना, तो उसने गेव देना ये आपकी क्रिया हुई, यानी कि आपका क्या हुआ, वर्ब हुई, तो उसने क्या दिया, उसने क्या दिया ना, गेव देना, यानी कि क्या दिया, तो नेकलेस आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कि कैसे पता चला, नेकलेस आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे आंसर किससे मिला है, क्या से मिला है, तो ये क्या से जो आंसर मिलेगा हमेशा क्या होगा आपका, निर्जीव होगा। किसको दिया, हिज वाइफ दिया, अपनी पत्नी को दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब देखिए एग्जाम में क्या था इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम के लिए आपका था ये वाला कि इनका क्रम क्या है, कहीं आपने उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा है, द मैन अ नेकलेस हिज वाइफ लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। इन दोनों का क्रम क्या है, पहले इनडायरेक्ट आना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट आना चाहिए। तो यही ध्यान में रखना है, हिंदी में भी यही ध्यान में रखना है आपने, कि पहले आपका संजीव आएगा यानी कि आपका इनडायरेक्ट आएगा, और उसके बाद आपका डायरेक्ट आएगा, उसके बाद निर्जीव, निर्जीव हमेशा ही आपका कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। तो यही चीज़ें आपने भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ अब आपको, मैंने राधा का खाना खा लिया, दो कर्म आएंगे, याद रखना, एक संजीव से आएगा और एक आपका निर्जीव से आएगा। मैंने राधा का खाना खा लिया है, तो क्या खा लिया है, खाना, तो क्या से आंसर आया ये वाला आपका, है ना, खाना खा लिया है, किसका खाना खा लिया है ना, किसको है ना, तो किसको सही बनाया आपका, किसका, तो किसका खाना खाया, तो राधा का, तो राधा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा कर्म, कितने कर्म आए इसमें, दो कर्म है, क्या से भी आंसर आया और आपका किसको से भी आंसर आया, तो दो कर्म आए हैं, तो आपका कौन सा, द्विकर्म क्रिया। अब देखिए जैसे विकास श्याम की गाड़ी चलाता है, तो क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है ना, चलाना है ना आपकी क्रिया, क्रिया क्या है, ये गाड़ी चलाता है, तो क्या से आंसर आया ये, एंड किसको से, किसकी, श्याम की, तो किसको से ये वाला है, तो दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आए हैं आपके। राम रावण के मुकुट को गिराता है, तो कौन गिराता है, रावण गिराता है ना, सॉरी किसके मुकुट को गिराता है, तो रावण के मुकुट को गिराता है, रावण के, किसको, किसके, किसका, ये सारे आपके किसको से बने हैं, क्या गिराता है, मुकुट को, तो क्या से आंसर आया ये, बाद में आना चाहिए क्या से आंसर। शुभम कालू की पतंग उड़ाता है, तो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, क्या से आया, किसको से, किसकी, किसकी उड़ाता है, कालू की पतंग उड़ाता है। इस प्रकार से द्विकर्म क्रिया रहेगी। एकर्मक, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि एकर्मक क्रिया में क्या होगा, एक कर्म आएगा, द्विकर्म क्रिया में क्या होगा, आपके दो कर्म आएंगे। आई होप आपको
ये बात क्लियर हुई हो कि कर्मक क्रिया क्या होती है। इसके दो भेद हैं आपके, कर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है। दोनों में इंपॉर्टेंस है आपकी इंग्लिश के एग्जाम में भी एंड आपकी हिंदी के एग्जाम में, दोनों में सिमिलैरिटी में चलती हैं चीजें, तो ये ध्यान में रखना। हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका कर्मक क्रिया वाला टॉपिक। अब देखिए जरा अकर्मक क्रिया जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब देखिए ये दूसरा भेद है आपका, अकर्मक क्रिया यानी कि जहां पे कर्म ही ना आए, यानी कि जहां पे कर्म ना आए। अब देखिए यानी कि कर्म के बिना, अब देखिए कर्म की अपेक्षा नहीं होती है तो कर्म के बिना, एक शब्द में याद रखना कर्म के बिना। कर्म लिखा है अ शब्द लगा यानी कि कर्म, अकर्म, कर्म कभी भी नहीं आएगा, अनेक्टिविटी को बताएगा यानी कि कर्म के बिना। तो ऐसा कोई वाक्य जहां पे कर्म ना आए, उसके बिना भी अगर बाकी कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है तो वो आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे जैसे वह जाता है, मैंने यही वाला आपको स्टार्टिंग में भी दिया था आपको एग्जांपल, वह जाता है। तो क्या जाता है, किसको जाता है, आई डोंट नो क्या जाता है, कि वह जाता है, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह जाता है। तो मुझे यहाँ पे कर्म लिखने की जरूरत है कि क्या जाता है, तो आएगा ही नहीं आंसर। आप जरा पुट करके देखिए कि क्या आता है, यहाँ पे क्या जाता है, किसको जाता है, इन दोनों से आंसर जब नहीं आएगा तो याद रखना वो कौन सी क्रिया होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। बस इतनी से बात ध्यान में रखना है। जब भी हमें क्या या फिर किसको से आंसर ना मिले तो वो आपकी अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया को क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रीपोजिशंस आके लगेगी या फिर नहीं लगेगी, डिपेंड करता है आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। इनको मैं अलग से बताऊंगा कभी आपको कि क्या चीज़ें रहती हैं इंग्लिश के सेक्शन में, पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अब देखिए क्या किसको से आंसर नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे ब जाता है, क्या जाता है, क्या आंसर पुट होगा, कभी भी नहीं पुट होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप जरा उसमें, चलो बाद में देता हूँ, पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे शीला हंसती है, तो शीला क्या हंसती है, कि आंसर पुट हुआ, यहाँ पे कोई आंसर मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किसको हंसती है, तो आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, तो रो रहा है, ये आपकी क्रिया है ना सारी की सारी। क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया आपकी, अकर्मक क्रिया। कि रोना कौन सी क्रिया है, हंसना कौन सी क्रिया है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि शीला हंसती है, इसमें हंसना कौन सी क्रिया है, तो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। याद रखना यहाँ से कभी भी आंसर नहीं मिलेगा आपको क्या और किसको से। जैसे मैं बोलूं सांप रेंगता है, तो क्या रेंगता है, क्या आंसर मिला, सांप तो आपका ना सब्जेक्ट है ना, किसको रेंगता है, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ये भी आपकी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं बोलूं श्याम गाता है, तो क्या गाता है, आंसर नहीं मिल रहा है। किसको गाता है, आंसर नहीं मिल रहा है, कि गाना लिखा ही नहीं है, यहाँ पे कर्म ही नहीं आया है। तो कर्म के बिना भी जो बाकी कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट वाक्य है, श्याम गाता है, कंप्लीट वाक्य है, किंतु कर्म के बिना जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म के बिना आपकी क्रिया कंप्लीट नहीं होगी, या फिर आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। किंतु कर्मक क्रिया में क्या होगा, आपका जो कर्म के बिना भी वाक्य क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना ये वाला, किंतु उसमें नहीं है, आपका उसमें नहीं आएगा, श्याम गाता है। अब इसके अलावा जैसे मैं बोलूं कि वह पढ़ता है, वाक्य कंप्लीट है। क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, आंसर नहीं मिल रहा है मुझे कि इसमें क्या कर्म आया, तो कर्म ही नहीं आया इसमें। तो कर्म के बिना यानी कि जहां कर्म ना आए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने अभी आपको बोला ना कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, साथ में अकर्मक क्रिया। दो एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे और आपने ये ध्यान से देखने हैं क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंस रहेगी आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में, दोनों में। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका फुल मार्क्स मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे राम स्कूल जाता है, कौन सी क्रिया है, कर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा सोचना, उसके बाद बताना कि क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि राम स्कूल जाता है, कई डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या कर देते हैं कि स्कूल यहाँ पे आपका क्या है, कर्मक क्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपकी कर्मक क्रिया नहीं है। स्कूल को ये देख के मत देख लेना कि आपकी कर्मक है, यानी कि कर्म आया है, कर्ता ये है, कर्म ये होगा, क्रिया ये है और आपकी ये सहायक क्रिया।
इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी, किंतु यहाँ पे स्कूल क्या है आपकी कर्म क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने इस कर्म क्रिया के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, क्या और किसको। तो बस इन्हीं दोनों से क्या करना है, आपने क्वेश्चन पुट करना है। अगर आंसर आ जाए तो आपकी कर्म क्रिया, अगर नहीं आए तो चाहे जो मर्जी दिया हो बीच में, वो आपकी अकर्म क्रिया ही रहेगी। जैसे राम स्कूल जाता है तो क्या जाता है, क्या आंसर पुट हो रहा है क्या, कि क्या जाता है, कि स्कूल जाता है? क्या का आंसर नहीं है ये आपका। राम स्कूल जाता है, क्या जाता है, क्या का आंसर नहीं है आपका स्कूल। किसको जाता है, स्कूल नहीं, कि स्कूल आंसर आ ही नहीं रहा है। आपका आंसर जो भी पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो वो आपका ये वाला आना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं निकल के आ रहा है। अब देखिए जरा मैं कहाँ वाला आंसर पुट करके देखता हूँ जरा। राम स्कूल जाता है तो राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। देखो आंसर आया ना, किससे आंसर आ रहा है, कहाँ से आंसर आ रहा है, ना कि क्या और किसको से। जब क्या और किसको से आंसर ना आए तो कौन सी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया। किसी और से आंसर आएगा आपका, किसी और से आंसर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताता हूँ कि मैंने बोला इंग्लिश में कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसी को मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि प्रीपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कब प्रीपोजिशन लगानी है, कब प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। जैसे राम ना जाता है, आपकी गोज आ जाएगी, राम गोज टू स्कूल। अगर मैं टू नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन है टू आपकी, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो क्या बनेगा, राम गोज स्कूल। तो राम गोज देखिए जाता है, क्या जाता है, हमने पढ़ा ना कि बट से क्वेश्चन करना है या होम से क्वेश्चन करना है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो यानी कि अकर्मक क्रिया है। अगर मुझे फिर भी यहाँ पे क्या करना पड़े, कोई ना कोई मुझे कर्म लगाना, सॉरी यहाँ पे मुझे कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़े, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। मैं कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकता हूँ, टू, इन या फिर फॉर, या कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन किसको ध्यान में रख कर लगाई जाती हैं, हमेशा ही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब को ध्यान में है। इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे बट या होम से। अगर आंसर आ गया तो यहाँ पे कोई आपकी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, किंतु अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी। तो ये ध्यान में रखना, जो प्रीपोजिशन आएगी वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वो हम अलग से पढ़ेंगे अलग से। अब देखिए राम गोज स्कूल, इस तरीके से बोलूँगा, आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखिए राम गोज, राम जाता है, क्या जाता है, किसको जाता है, आंसर नहीं आ रहा है। ये आंसर आ रहा है वेयर से, यानी कि कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा डेस्टिनेशन के लिए। टू आता है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आती है डेस्टिनेशन के लिए, कि मुझे दिशा बतानी है कि कहाँ जाता है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, या मार्केट जाता है, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू टेम्पल, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर भी राम मंदिर जाता है, दिल्ली जाता है, ये सारे के सारे आपकी क्या रहेंगे, अकर्मक क्रिया हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस वाले में कंफ्यूजन मत होना कि यह आपकी इस कर्म क्रिया है। तो बस इतना सा ध्यान में रखना है आपने। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे आपके आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी, जैसे मैं एक और दे देता हूँ आपको, जैसे वह हॉस्पिटल, या फिर मैं इस प्रकार से बोलता हूँ कि वह मंदिर। अच्छा यही वाला कि वह मंदिर जाता है, कौन सी यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अभी मैंने बताया भी है, वह मंदिर जाता है। तो मंदिर क्या आ जाएगी आपकी, अकर्मक क्रिया है आपकी। ये आपकी क्या जाता क्या है, हमेशा याद रखना कुछ क्रियाएं हैं आपकी जो हमेशा ही क्या रहती हैं, आपकी अकर्मक क्रिया रहती हैं। जैसे तैरना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इनको अलग पेन से नोट डाउन करवाता हूँ आपको। तैरना, आपका जाना, कूदना, ठहरना, रोना, मरना, या फिर आपका जाना, जाना आ गया आपका, या फिर जागना। जैसे मैं बोलता हूँ कि वह मर गया, कौन सी क्रिया है, वह मर गया कौन सी क्रिया। तो यहाँ पे मैंने एक लिखी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होती हैं, और यही वाली आपकी क्या रहती है, मैक्सिमम टाइम आपकी अकर्मक क्रिया रहती हैं, या फिर आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में जब भी इसको लिखेंगे, इनके बाद मुझे अगर ऑब्जेक्ट लिखना पड़े, तो अब देखिए इसी में बताता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है तो किस प्रकार से पड़ेगी। जैसे वह मर गया,
सेंटेंस है आपका, इसमें कौन सी क्रिया है? वह मर गया, क्या मर गया, किसको मर गया? आंसर नहीं आया। आंसर आया कि कौन मर गया, कि वह मर गया, है ना? तो वह तो आपका क्या है? कौन, है ना? कौन मर गया, तो वो आपका किसको बता रहा है? आपके कर्ता को बताएगा कौन। आगे पढ़ेंगे अलग से कि वह मर गया, क्या और किसको से आंसर नहीं आ रहा है। क्या और किसको से आंसर आ ही नहीं रहा है, मरने से। मरने से नहीं आएगा कभी भी। तो ये ध्यान में रखना कि कौन सी क्रिया रहेगी, मरना कौन सी क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। ऑलवेज, चाहे जैसा मर्जी आपका वाक्य आ जाए, हमेशा मरना क्या हो जाएगी आपकी कर्मक क्रिया, सॉरी अकर्मक क्रिया होगी। अब मैं इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, इतने से सेंटेंस को। ही डाइड, बस इतना सा बनेगा, ही डाइड, वो मर गया, बस इतना सा है। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे लिखना ही पड़े कि वो कहाँ मर गया, कि जैसे हॉस्पिटल में मर गया या फिर आपका कहाँ पे मर गया। ही डाइड, मैं जैसे बोलूँ ही डाइड इन द टेम्पल बोल दूँ, या मंदिर में मर गया। ही डाइड इन द स्कूल, या स्कूल में मर गया, इस प्रकार से। ही डाइड इन द स्कूल, या फिर वह स्कूल में मर गया, इस प्रकार से मैं बोल दूँ वह स्कूल में मर गया। अब देखो ना, मैंने जबरदस्ती यहाँ पे लगाया है स्कूल में, कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा, यानी कि मुझे बताना पड़ा कि आगे कि वो कहाँ मर गया। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना भी बोलूँगा सेंटेंस तब भी आपका कंप्लीट है, किंतु मुझे एडिशनल जानकारी देनी है, तो मुझे देनी है, तो मैंने लिख दिया है स्कूल में। तो जैसे ही मैं स्कूल में लिखूंगा, क्या ये आपका क्या और किसको से आंसर आया? क्या नहीं आएगा, कि क्या मर गया, किसको मर गया, नहीं, वो कहाँ मर गया, स्कूल में। तो ही डाइड मुझे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ी, यानी कि नेसेसरी है। जब भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, उसके बाद मुझे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। और हिंदी में याद रखना, हमेशा दो वर्ड हैं आपके, क्या और किसको। इन दोनों वर्ड से हमें क्वेश्चन करना है। अगर आंसर आ गया तो आपकी सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं आया तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के भेद पढ़े, कि क्रिया के भेद कितने रहते हैं आपके? दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक का प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अभी तक नहीं पढ़ा है हमने, आज सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म के आधार पर पढ़ा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा पॉज करना, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको रिपीट करवा दूंगा, या एक बार पुनः इस वीडियो को आपने क्या करना है, दोबारा से सुनना है कि क्या चीज़ें हैं। स्कर्म क्रिया पहला भेद पढ़ा, अकर्म क्रिया हमने इसका सेकंड पढ़ा। स्कर्म क्रिया के आगे फिर से हमने भेद पढ़े, एक कर्म क्रिया होती है, द्विकर्म क्रिया होती है, इस प्रकार से हमने पढ़ा। इसके बाद की जो अगली वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद रहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।